हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 26 नंबर तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए सॉल्व कर लिया था। और जो आज के लेक्चर में हम जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं यानी 34 नंबर तक जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये यूनिट हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 2 में और पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आज ये लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। तो और काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं आज, क्योंकि ये अतिरिक्त अभ्यास है यूनिट 1 की, और इसमें काफ़ी हार्ड लेवल के सवाल दिए हुए हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। कुछ थ्योरेटिकल हैं और कुछ इसमें आपको न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा इनको, और आप बराबर रिवीजन करते रहिए पूरी यूनिट का, क्योंकि हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। तो आप पूरी तरह से जो डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, डिफिनीसन है, और जो क्योंकि जो फॉर्मूलों की पीडीएफ है और जो न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ है वो तो आपको मिल चुकी होगी, और जो यूनिट 1 के जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जब ये यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलें और समझते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आगे के जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। यह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर के बराबर है, कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, यानी हमको F निकालना है और हमको निकालना है बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि क्या टाउ बराबर निकालना है और यह बराबर निकालना है। दो चीज़ें हमको ज्ञात करनी है यहाँ पर, और केवल दिया हुआ है E, यानी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो केवल हमको दी गई है, जो कि किसके केवल जेड दिशा के अनुदिश दी गई है। जो एक्स दिशा है, वाई दिशा है, उनके अनुदिश हमको कोई भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो नहीं दी गई है, क्योंकि ऊपर कहा भी गया है कि दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के ही अनुदिश है, यानी एक्स और वाई के जो मान होंगे वो होंगे हमेशा 0। तो सबसे पहले हम मान नोट डाउन कर लेते हैं जो हमारे मान दिए हुए हैं। तो द्विध्रुव वहाँ पर साफ बताया गया कि जो द्विध्रुव है सभी जगह विद्युत क्षेत्र भी जेड दिशा के अनुदिश है, और जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है वो भी जेड अक्ष के अनुदिश ही है सभी जगह। यानी जो पी एक्स है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो पी एक्स होगा 0, पी वाई होगा 0, और केवल जेड अक्ष के अनुदिश हैं। एक्स वाई जेड तीनों कार्तीय तल के जो अक्ष होते हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यानी इस क्वेश्चन में बात की गई है कि इसकी जेड दिशा की ही, एक्स और वाई की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, तो वो पूरी तरह से शून्य होंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण, पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर 2q। तो पी एक्स 0 हो जाएगा, पी वाई 0 होगा, लेकिन पी जेड ये यहाँ पर दिया हुआ -10⁻⁷ सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर है। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है के बराबर है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम यहाँ पर ले लेते हैं dE/dx, ये होगी 0, और यहाँ पर dE/dy यानी y अक्ष की ये भी होगी 0, और dE/dz ये होगी 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि हमें सभी चीज़ें किसके अक्ष के अनुदिश दी गई हैं, जेड अक्ष के अनुदिश ही दी गई हैं। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है F और टाउ। तो F के लिए क्या करेंगे, तो हम F के लिए F बराबर फार्मूला लगाएंगे, यानी द्विध्रुव में बल का फार्मूला px dE dx प्लस py dE dy प्लस pz dE dz। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पूरे हो जाएंगे 0, ये भी 0। तो F बराबर केवल और केवल क्या आ जाएगा, यानी pz का मान जो कि दिया हुआ 10⁻⁷ इंटू dE/dz का मान 10⁵। तो यानी हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, वो आ गया द्विध्रुव पर बल F बराबर
माइनस का 0.01 न्यूटन, ये आ गया। और होगा कहाँ ये पर, ये होगा ऋण जेड अक्ष की दिशा में, ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर हमें किसके जेड अक्ष की दिशा में ही दी गई हैं। तो ये आ गया जो पहला क्वेश्चन था, यानी बल निकालना था हमको F बराबर -0.01 न्यूटन। अब हमको निकालना है क्या, टाउ, यानी वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण। तो विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश है तथा पी वेक्टर माइनस जेड अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो होगा 180, थीटा होगा 180। तो फिर टाउ बराबर फार्मूला होता है पी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पी ई साइन 180। तो यहाँ पर आपको मान रखने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन 180 का मान होता है 0। तो यहाँ आ जाएगा टाउ 0, यानी बल युग्म का आघूर्ण होगा 0, यानी कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा इस दशा में। तो हमको एफ का मान मिल गया और हमको मिल गया टाउ का मान, यानी बल युग्म आघूर्ण का मान। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक साथ और ये 2 फिगर इसी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से, तो किसी चालक ए जिसमें चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई कोटर, गुहा या इसे कैविटी भी कहते हैं, को कैपिटल क्यू आवेश दिया गया, यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो इस ए फिगर में हमको क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि जो समस्त आवेश है वो चालक के बाह्य पृष्ठ पर ही प्रतीत होगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। ये यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे प्रदर्शित यहाँ पर। और फिर हमको बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश क्यू है को कोटर गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे, यह दर्शाइए कि चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल क्यू प्लस क्यू है। तो यहाँ पर सभी ये प्रूव करने हमको पहले से ही क्वेश्चन भी आंसर भी सब कुछ दिया गया है, हमको केवल और केवल प्रूव करके दर्शाना है यहाँ पर इस बी नंबर क्वेश्चन में कि इसमें जो आवेश आएगा कुल आवेश वो होगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर है उसको हम यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक ऐसी हम जो ए नंबर क्वेश्चन में हम ऐसी गौसीय सतह की कल्पना करेंगे कि पूर्णतया चालक के भीतर स्थित है और चालक के बाह्य पृष्ठ के अत्यंत समीप भी है। और चालक के भीतर जो ई होगा वो होगा हमारा 0, यानी वैद्युत क्षेत्र होगा 0 इस चालक के अंदर, यानी ए पर। तो जब हमारा विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी 0 होगा, यानी फाई भी 0 होगा। तो गॉस की प्रमेय से Q बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि सतह के भीतर Q क्या हो जाएगा, सतह के भीतर स्मॉल क्यू हो जाएगा 0 और स्मॉल क्यू 0 हो जाएगा, यानी कि जो चालक का संपूर्ण आवेश है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर ही होगा। यानी इसे फिगर में जो चालक का संपूर्ण आवेश है वो पृष्ठ पर ही होगा, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ से क्या मिला क्यू का मान 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा गौसीय पृष्ठ होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो होगा 0, विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा तो Q 0 होगा, Q 0 होगा, यानी अंदर कोई आवेश नहीं होगा, सभी आवेश बाहर होगा। तो ये होगा, ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। अब बी नंबर के लिए ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो बी नंबर को देखेंगे हम। तो बी नंबर देखते हैं यहाँ पर हम 28 बी नंबर। तो बी नंबर में कहा गया यहाँ पर भी प्रूव करना है कि जो आवेश है वो क्या है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू लाना है आवेश को। तो सबसे पहले चालक ए पर कुल आवेश होगा कैपिटल क्यू, बी पर कुल आवेश ये होगा स्मॉल क्यू। अब क्या है, चालक में बनी कोटर के पृष्ठ पर Q1 आवेश तथा चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर Q1 आवेश है, यानी ए के जो अंदर है वहां पर आवेश क्या है Q1 और बाह्य पृष्ठ पर आवेश है कैपिटल Q1। तो चालक ए पर कुल आवेश, कुल नया आवेश क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q1, यानी कैपिटल Q1 प्लस स्मॉल Q1। इसको मान लेंगे क्या समीकरण नंबर 1। अब एक ऐसी गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि पूर्णतया चालक ए के भीतर स्थित है परंतु इसके बाह्य पृष्ठ के अत्यंत समीप है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो भीतर E बराबर 0 और E 0
तो वैद्युत फ्लक्स जीरो, और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा फ्लक्स, अगर फ्लक्स जीरो तो कुल आवेश भी जीरो, यानी क्यू भी जीरो। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा Q1 प्लस क्यू बराबर जीरो, यानी Q1 बराबर माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो समीकरण एक से आप फिगर देखते रहिए अपनी बुक में और यहाँ से समझते हुए चलिए इनको। तो समीकरण एक में हम ये रख देंगे, यानी Q1 का मान रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल Q बराबर Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू। तो अब यहाँ पर Q1 आके आ जाएगा। तो अब आ जाएगा पृष्ठ ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश, ये Q1 बाह्य पृष्ठ का आवेश है, तो Q1 बराबर आ जाएगा Q प्लस क्यू, यानी कैपिटल Q अपान स्मॉल क्यू। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड की बाय जो चालक ए है उसके बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश क्या होगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल क्यू होगा। और ये क्या, ये है बाह्य पृष्ठ पर आवेश, बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश होगा कैपिटल Q1, ऊपर हमने माना। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा था, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी है, किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय लिखिए। तो इसके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको केवल सुनना है। क्या दिया हुआ है, तो खोखले बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, हमने देख भी लिया। खोखला कोई बंद चालक है तो उसके भीतर क्या होगा, Q होगा जीरो, यानी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ई शून्य होता है, Q भी शून्य होता है, ई शून्य होगा तो Q भी शून्य होगा, तो ई शून्य होता है। अतः किसी सुग्राही उपकरण को पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित करने के लिए उसे खोखले बंद चालक के भीतर रखना चाहिए। तो क्या करें, अगर किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है तो हमको उसको किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखना होगा। यही एक उपाय है कि हमको इसे किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर रखना होगा, तभी हम इसको स्थिर विद्युत क्षेत्रों से, प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर ये था थ्योरेटिकल। ऊपर दो ने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थे तो उनको हमने देखा, सभी अच्छी तरीके से हम देखते हुए जो फिगर के माध्यम से ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमारे लग रहे थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्या कह रहा है, किसी खोखले आवेशी चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है, यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप है, जहां एन कैप विलंबवत दिशा में बहिर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र ये होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक पीछे हमने डेरिवेशन भी किया था जो चालक प्लेट के कारण था, तो उसी से रिलेटेड एक यहाँ पर डेरिवेशन टाइप ही समझ लीजिए कि एक जो ये पद दिए हुए हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर दिए हुए हैं पद सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यही हमको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। दर्शाइए का मतलब होता है कि हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा। किसी खोखले आवेशी चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया। तो इसको एक फिगर के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और यहाँ पर प्रूव्ड करेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पृष्ठ बनाएंगे क्योंकि हमको पृष्ठ घनत्व तो ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पृष्ठ घनत्व तो दिया हुआ है सिग्मा, इसलिए किसी खोखला गोला टाइप बनाएंगे और फिर उसको दे देंगे हम आवेश, यानी सभी जगह हम आवेश को वितरित कर देंगे। और ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन पृष्ठ। अब क्या करना है, क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है Q बराबर क्या होगी, सिग्मा dA होगी। तो यहाँ पर हमको दो बिंदु लेने हैं P और Q। तो पृष्ठ के भीतर एक बिंदु ये हमने ले लिया क्या, Q, और बिंदु के यानी कि पृष्ठ के बाहर एक बिंदु क्या ले लिया, P। अब दोनों पर हमको जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी डिनोट करनी है। ये तो हो गया हमारा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल अभी हुआ है dA, क्योंकि पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल होगा। और दो बिंदु लिए Q और P। अब हम यहाँ पर डिनोट करेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बिंदु P के कारण देखिए, तो P के लिए जो E1 होगा वो होगा इस दिशा में, यानी बाहर की ओर प्लस Q आवेश का। और जो E2 होगा
यानी क्यू आवेश के कारण, पी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी बाहर की ओर, क्योंकि प्लस से बाहर की ओर होती है, पृष्ठ से बाहर की ओर, और जो E2 होगी वो भी इसी दिशा में होगी, यानी वो भी बाहर की ओर होगी, E2 वेक्टर। अब देखते हैं क्यू के कारण। तो क्यू के कारण यानी कि पी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी इस साइड E1 वेक्टर, और क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस तरफ यानी E2 वेक्टर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो हमने डिनोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों केसों में हम अलग अलग दो समीकरण बनाएंगे, बाह्य में और अंतः में, यानी जो पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे परिणामी, और पृष्ठ के बाहर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बिंदु P पर, और E का मान क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है किसी अचालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला। तो सबसे पहले लेंगे हम बिंदु किसके लिए, P के लिए, बिंदु P के लिए। तो यहाँ पर E1 बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होगी। ध्यान रखिए क्योंकि ये एक ही दिशाओं में, इसीलिए इनका क्या किया जाएगा, इनका किया जाएगा योग। तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाए क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ये हमारी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बिंदु Q पर, Q पर परिणामी तीव्रता। Q पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो Q पर E बराबर E1 माइनस E2। ये क्यों, क्योंकि वहाँ पर दिशा है इस तरह से, विपरीत दिशाएं, तभी वहाँ पर घटेगी आपस में, यानी कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 0, परिणामी मान 0। इसको मान लेंगे क्या, इसको नहीं मानेंगे हम, क्योंकि जो E बराबर 0 ही आ गया है यहाँ पर Q पर परिणामी तीव्रता, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, यानी E बराबर 0 आ गया। तो यानी कि E1 माइनस E2 बराबर भी तो 0 होगा, यानी कि E1 बराबर E2। ये भी हमारा एक संबंध निकल आएगा यहाँ से कि E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा, और दोनों बराबर होंगे किसके, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे। अब आगे ये आ गया हमारा, तो आगे हम क्या करेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पर E वेक्टर बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है तो एन कैप, और एन कैप क्या है, ये है छिद्र पर, जो हमने छिद्र लिया था, छिद्र पर बहिर्मुखी दिशा में क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश है एन कैप। ये होगा यहाँ पर, हमको क्या करना था, यही हमको करना था प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें दिया हुआ है, गॉस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, और संकेत भी दिया हुआ है, सीधे कूलाम के नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन का मान निकालिए। तो क्या करना है, हमने जो पीछे डेरिवेशन किया था वो गॉस के नियम के अनुप्रयोग थे। तो गॉस के नियम का यूज करते हुए वहाँ पर हमने क्या निकाला था, रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा के लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि था हमारा क्या, यानी यहाँ पर जो फार्मूला था हमारा, फार्मूला निकले था, तो वही सेम फार्मूला यहाँ पर निकालना है, यानी सेम डेरिवेशन करना है। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये हमारा वहाँ पर निकला था फार्मूला गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए। और यहाँ पर कहा जा रहा है गॉस का उपयोग किए बिना ही हमको डेरिवेशन करना है, ये डेरिवेशन कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको कूलाम का नियम लगाकर वहाँ पर डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो ये एक डेरिवेशन है, आपको ये स्वयं ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, फिगर बना के आपको इसको अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पर आपको गॉस के नियम का प्रयोग नहीं करना, आप कूलाम के नियम का उपयोग करते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम इसको आपको बता देंगे डाउट सेक्शन में। तो इसलिए
आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा इसको लगाने का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अब ऐसा सिद्ध हो चुका है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयाँ जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क जिन पर 2/3e आवेश तथा डाउन क्वार्क d द्वारा निर्दिष्ट जिन पर -1/3e आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सामान्य द्रव्य बनाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी क्वार्क पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए। तो यहाँ पर ये आवेश की एक इकाई होती है, क्वार्क, डाउन क्वार्क, अप क्वार्क। तो ये यहाँ पर जब नया आवेश पढ़ाया था तो हमने आपको वहाँ पर नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर हम आपको डिटेल्स इसके बारे में बताते हैं कि क्या होते हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और ये क्या होता है। ये आवेश के मात्रक ही होते हैं, लेकिन इनके कुछ बीच में संबंध होता है, वो सभी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर सभी कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमको केवल एक क्रम में लिखना है और बताना है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के लिए जो क्वार्क हैं, यानी अप क्वार्क हैं और डाउन क्वार्क हैं। तो अप क्वार्क को U से डिनोट किया जाता है और डाउन क्वार्क को D से डिनोट किया जाता है। सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस जगह दिया हुआ है, इस जगह दिया हुआ है प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है, यानी 3 क्वार्कों से मिलकर हमको बनाना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक अप क्वार्क का मान होता है +2/3e और एक डाउन क्वार्क का मान होता है -1/3e। डाउन क्वार्क माइनस होता है 1/3e और अप क्वार्क प्लस में होता है, धनात्मक होता है 2/3e। तो ये इनके मान होते हैं और हमको 3 क्वार्कों से मिलकर बनाना है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो ये आवेश से ही रिलेटेड होते हैं, आवेश की ही एक इकाई होती है। इसलिए जो प्रोटॉन के लिए हम इधर सॉल्व करते हैं तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है +e, इलेक्ट्रॉन का होता है -e और न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0। तो पहले लेते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के आवेश के लिए। तो प्रोटॉन का आवेश क्या है +e, तो हमको इन्हीं से क्या बनाना है 3 क्वार्क लेने और जो हमारा मान आए वो आए क्या +e आए। तो ऐसा हमको अपने हिसाब से कॉमन सेंस से थोड़ा सा यहाँ पर सेट करना होगा कि हमारा +e ही आए, जो हमारा परिणामी आए और हमको 3 क्वार्क लेने हैं। तो हम क्या ले लें, हम 2/3e यानी एक अप क्वार्क ले लें तो हमारा 2/3e हुआ। लेकिन हमारा e वैसे भी आ जाएगा, प्लस का e आ जाएगा अगर हम एक डाउन क्वार्क ले लें। लेकिन हमको क्या लेना है, हमको 3 क्वार्क लेना है, इसलिए हम एक और अप क्वार्क लेंगे। तो ये कितना हो गया 4/3e, यानी 4/3e हो गया। और अगर 1/3e इसमें घटा दिया जाए तो हमारा आ जाएगा क्या प्लस का e यानी 1/3e। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा +e के बराबर। तो ये इसका मान और इसका मान यानी ये और ये पूरी तरह से क्या है, बराबर हैं। और यहाँ पर हमारे क्वार्क भी हो गए 3, 1, 2 और 3 क्वार्क हो गए। अब इनको u में डिनोट कर लो, यानी ये u है +u - d बराबर प्लस का e बन गए। तो जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्क व 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। क्या आंसर निकला, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क से व 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। ऊपर हमने सिद्ध भी कर लिया, हमको ऐसे ही निकालना था कॉमन सेंस लगाकर, हमको प्रोटॉन का आवेश यहाँ पर बनाना था। अब चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो क्या होता है 0। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 बनाना है हमको और 3 क्वार्क लेने हैं। तो हम पहले लें 2/3e यानी प्लस का 2/3e। अब क्या है, इतना ही घटा दें तभी तो 0 आएगा। तो एक ले लें डाउन क्वार्क और एक और डाउन क्वार्क लेंगे तब हमारा क्या आएगा 0 आएगा। 2/3 में -2/3e घट जाएंगे यहाँ पर। अब इनको u से डिनोट कर लो -d बराबर 0। अब यहाँ पर आंसर का आएगा क्या आएगा, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो 1 अप क्वार्क व 2 डाउन क्वार्क से बना होता है। तो यही हमको निकालना था। उसमें 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, यहाँ पर 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क, इतना ही यहाँ पर हमको बताना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किसी यादृच्छिक स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार कीजिए। इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थिति नल पॉइंट अर्थात E = 0 पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है।
इस परिणाम का समान परिमाण तथा चिन्हों के दो आवेशों जो एक दूसरे से किसी दूरी पर रखें के सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो दोनों को हम देखते हैं, ए नंबर क्वेश्चन और बी नंबर क्वेश्चन। तो ए नंबर क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, इसका जवाब केवल आपको सुनना है और ए नंबर सॉल्व हो जाएगा, और बी नंबर के लिए थोड़ा सा हमको फिगर बना के यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, तो शून्य विक्षेप स्थिति में रखे परीक्षण आवेश का संतुलन स्थायी है। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है कि परीक्षण आवेश का जो संतुलन है वो आवश्यक रूप से स्थायी है। सॉरी, यहाँ पर हमको यह दर्शाना है कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। हमको प्रूव क्या करना है, परीक्षण आवेश का जो संतुलन है वो क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो शून्य विक्षेप स्थिति में अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है तो उसका संतुलन क्या होता है, वो होता है स्थायी। और परीक्षण आवेश को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो आवेश पर एक प्रत्यानयन बल लगना चाहिए जो आवेश को वापस संतुलन की ओर ले जाए। यानी आवेश इस जगह अगर संतुलन की अवस्था में रखा है और इसको अगर थोड़ा सा भी विस्थापित किया जाए तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगने लगता है, यानी बल लगता है जो आवेश को वापस संतुलन की ओर ले जाए। इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर शून्य विक्षेप बिंदु की ओर जाने वाली क्षेत्र रेखाएं होनी चाहिए। यानी जो ये शून्य विक्षेप का पॉइंट है इस तक जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होनी चाहिए, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी शून्य विक्षेप बिंदु तक नहीं पहुंचती हैं। यहाँ पर विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं वो शून्य विक्षेप की वाली स्थिति पर नहीं पहुंचती हैं। तो यह पूरी तरह से गलत है कि परीक्षण आवेश का संतुलन स्थायी है। यानी परीक्षण आवेश का जो संतुलन है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। और इसका कारण भी हमने आपको बताया, क्यों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो शून्य विक्षेप तक पहुंच नहीं सकती हैं। सबसे पहले एक परीक्षण आवेश शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा भी विस्थापित करते हैं तो उसमें एक ऐसा बल लगने लगे जो उस आवेश को संतुलन की ओर वापस ले जाने का प्रयास करे। और वापस ले जाने का मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो शून्य विक्षेप तक पहुंच जाएं। लेकिन ये शर्त होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी शून्य विक्षेप तक नहीं पहुंचती हैं, और नहीं पहुंचती हैं तो हमारी परिकल्पना पूरी तरह से गलत हो गई कि जो संतुलन है वो स्थायी नहीं होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, अस्थायी संतुलन। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, परीक्षण आवेश का संतुलन हमेशा अस्थायी ही रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी सी का। तो बी में क्या करना था, बी में हमको इस परिणाम का समान परिणाम तथा चिन्हों के दो आवेशों जो एक दूसरे से किसी दूरी पर रखें के सरल विन्यास के लिए सत्यापन करना था, प्रूव्ड करना था। तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, यानी दो बिंदु आवेश दोनों प्लस क्यू हैं, दो बिंदु आवेश दोनों प्लस क्यू आवेश हैं, परस्पर 2a या मान लीजिए जो विद्युत द्विध्रुव की दूरी होती है 2l दूरी पर रखे हुए हैं, और एक बिंदु माइनस क्यू इनके मध्य बिंदु पर रखा हुआ है। ये माइनस क्यू इनके मध्य बिंदु पर रखा है, तो जो दूरी होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, यानी 2l दूरी l हो जाएगी। यहाँ पर इतना हमने कर लिया। फिर क्या है, बिंदु आवेशों प्लस क्यू यानी दोनों प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू पर कार्यरत बल बराबर तथा विपरीत होने के कारण बिंदु आवेश माइनस क्यू क्या होगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो ये जो माइनस क्यू है ये है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति पर रहेगा। अब यदि माइनस क्यू को x दूरी b की ओर विस्थापित कर दें, ये है a और ये है b, इसको कहाँ पर, इसको इस जगह से इस जगह ले आया जाए, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, कितना, x दूरी, और फिर निकालेंगे इसमें लगने वाला बल। तो इसको जो x विस्थापित किया तो यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया p, ठीक है। तो अब इस पर क्या है, इस पर कार्यरत बल क्या होगा, FPB, यानी b की ओर जो कार्यरत PB दिशा में कार्यरत बल क्या होगा, तो कूलाम के नियम से 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q ये वाला और स्मॉल q ये वाला अपान L-x का होल स्क्वायर, ये हो गया। और एक और बल लगेगा, एक और बल कहाँ लगेगा, वो लगेगा PA की ओर, यानी FPA बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपान L+x का होल स्क्वायर, क्योंकि इस जगह से
ये जो दूरी होगी ये l प्लस एक्स होगी, और इस जगह से ये दूरी होगी ये l माइनस एक्स होगी। तो l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये किस ओर लगेगा, ये पी ए दिशा में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो एफ पी बी है वो ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर हमको तुलना करनी है इसकी, हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ऋणात्मक, यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। वैसे कोई यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं कि हम पता लगा लें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो हम बड़ा छोटा कैसे पता लगाएंगे, बड़ा छोटा ऐसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो एफ है वो प्रोपोर्शनल 1/r होती है, यानी ये एफ प्रोपोर्शनल 1/r होती है। जिसका आर कम होगा उसका एफ ज़्यादा होगा। तो आर कम कौन सा होगा, जहाँ पर माइनस होगा, तो ये वाला आर कम है, यानी जो एफ पी बी है वो ग्रेटर है एफ पी ए से, यानी जो पी बी की ओर लगने वाला बल है वो पी ए की ओर लगने वाले बल से ज़्यादा है। क्योंकि इसकी आर कम तो एफ पी बी ज़्यादा यानी बल ज़्यादा, इसकी आर ज़्यादा तो एफ कम यानी पी ए की ओर लगने वाला बल कम। कण पर नेट बल पी बी दिशा में लगेगा जो कण को संतुलन की स्थिति से दूर ले जाएगा, अतः कण का मध्य बिंदु सी पर संतुलन अस्थायी है। तो इससे संतुलन भी हो गया और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी इसी जगह मिल गया। वहाँ पर आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में ना आया हो क्योंकि केवल थ्योरी पोर्शन बताया गया था। अब यहाँ पर उसको हमने एक प्रयोग के द्वारा देख भी लिया, यानी एक सत्यापन के द्वारा देख भी लिया कि एफ पी बी बड़ा है, यानी पी बी की ओर लगने वाला बल इस ओर लगने वाला बल बड़ा है, यानी जो नेट बल है वो भी इसी दिशा में लगेगा, पी बी दिशा में ही लगेगा जो नेट बल है, और नेट बल इस दिशा में लगेगा तो ये इसे दूर ही ले जाएगा, और दूर ले जाएगा तो संतुलन क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा अस्थायी। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर पी ए बड़ा होता यानी पी ए की ओर लगने वाला बल बड़ा होता तो ये जो हमने विस्थापित किया था यक्स, ये बल इसको इसी ओर ले आता, और फिर अगर इस जगह ले आता तो ये संतुलन कैसा हो जाता, स्थायी हो जाता। तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो संतुलन है वो क्या होगा, हमेशा अस्थायी होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है थ्योरेटिकल और फिर उसका सत्यापन करके, दोनों माध्यम से हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 33 है और 34 है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हैं। और इस वाले में यानी जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें हमको निकालना है डेरिवेशन, यानी ये फार्मूला प्रूव करना है, और यही फार्मूला हमको यूज करना है क्वेश्चन नंबर 34 में। यहाँ पर क्योंकि इसमें जो उपस्थित जो टर्म है वो सभी के मान यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मान यहाँ पर रखना है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक के अनुभाग 4.10 में वर्णित गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेप की गति के साथ इस कण की गति की तुलना कीजिए। बेसिकली जो ये दिया हुआ है हमको डेरिवेशन करने का, इसका संबंध वहाँ पर है जो परवलयिक कंडीशन पढ़ते हैं, यानी प्रक्षेप की जो कंडीशन पढ़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में हम फर्स्ट ईयर के कोर्स में, जो हमारा चैप्टर है सदिश विश्लेषण प्रक्षेप गति समतल रेखम गति, तो वही वाला जो चैप्टर है वहीं से रिलेटेड है, पर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया गया जो ई है, यानी वैद्युत क्षेत्र ई है उसको यहाँ पर। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे किस तरह से ये जो हमारा निगमन है, डेरिवेशन है, वो निकलेगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक फिगर, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे इस प्रकार से डिनोट करता हुआ। ये फिगर है, उसी तरह प्रक्षेप की तरह यहाँ पर करना है हमको, जैसे हमने प्रक्षेप में डेरिवेशन किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक डेरिवेशन है और यहाँ पर आवेश क्या होगा, प्लस प्लस। अब क्या करना है हमको, अब ये जो परवलय वाली स्थिति है थोड़ा सा विक्षेपित होते हुए इस तरह से वहाँ पर निकल जाएगा, और ये बिंदु होगा ए और एक्स वाई इधर, और ये ई वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इधर है ओ और इधर है वेग वी एक्स, और ये है आवेश माइनस क्यू, और ये प्लेटों की जो लंबाई है वो दी हुई है एल यहाँ पर। तो इतना हमारा फिगर बना। अब सबसे पहले क्या, कण पर वाई अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल, वाई अक्ष के अनुदिश जो बल लगेगा सबसे पहले उसका मान हम निकालेंगे, यानी डिनोट कर लेंगे। तो बल का मान क्यू के पदों में क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई, और ये बल कहाँ लग रहा है, क्यू ई, ये इसके बराबर में ही रहेगा, और ये वाई में। एक्स अक्ष के अनुदिश कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, इसके अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश कोई बल नहीं कार्य करेगा यहाँ पर। अब कण का द्रव्यमान क्या है, एम है, और इस बल के कारण कण की गति में उत्पन्न त्वरण, अब त्वरण का मान निकालेंगे यहाँ से, और वाई अक्ष के अनुदिश ही निकलेंगे, ये एक्स अक्ष के अनुदिश जब बल ही नहीं होगा तो वहाँ पर त्वरण भी नहीं होगा। तो
त्वरण निकालेंगे कण की गति में त्वरण, ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई अपान एम। क्या होता है, एफ अपान एम होता है ना त्वरण का फॉर्मूला, आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो एफ वाई का मान दिया हुआ है क्यू ई अपान एम, ये यहाँ से हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब कण का एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग क्या है, वी एक्स है, तथा त्वरण शून्य एक्स अक्ष के अनुदिश टी सेकंड में चली गई दूरी, टी सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, x बराबर वी एक्स टी, और दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है ना, तो x बराबर वी एक्स इंटू टी, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी है। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या है, y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग शून्य है, त्वरण ए वाई है, यानी y अक्ष के लिए वेग शून्य है, त्वरण ए वाई है, और x अक्ष के प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण शून्य है। तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, दूरी बराबर वी एक्स इंटू टी, और यहाँ पर ए वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर y अक्ष के अनुदिश टी सेकंड में चली गई दूरी ये होगी y बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मान यहाँ पर रख देंगे, ए वाई का मान क्या दिया हुआ है, ए वाई का मान है क्यू ई अपान एम, और टी स्क्वायर, टी का मान निकालेंगे किससे, समीकरण नंबर 1 से, तो टी बराबर आ जाएगा एक्स अपान वी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर किया गया है। अब इसको एक साथ समराइज करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, q कैपिटल E अपान 2m वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या है, विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का गमन पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। और यही समीकरण हमको वहाँ पर मिला था जब हमने वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप्य का जो पथ हमको मिला था वो क्या मिला था, गमन पथ परवलयाकार मिला था। अब यहाँ पर क्या है, प्लेटों की जो लंबाई है वो तो एल दी हुई है हमने, यानी एक्स बराबर एल वहाँ पर मानी, यानी एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे हम, एल स्क्वायर कर देंगे, क्यू ई अपान 2m वी एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। तो हमको यहाँ पर फाइनल जो विक्षेप का फार्मूला मिला वो हमको मिलेगा, यहाँ पर वो हमको मिलेगा y बराबर क्यू ई एल स्क्वायर अपान 2m वी एक्स स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, और इसी फार्मूले का यूज करके हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 34। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सभी मान दिए हुए हैं, यानी कि वी एक्स भी दिया गया है, और यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर जो दूरी है ये है y का मान, y का मान दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर की दूरी में रखी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है। ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा मतलब x, इलेक्ट्रॉन प्लेटों के बीच के स्थान में ठीक बीच में प्रवेश करता है। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है x का मान हमको निकालना है। सभी मान दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको याद रखना है थोड़ा सा, ये जो दिया हुआ है y, यानी कि जो विक्षेप दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर विक्षेप, ये जो 0.5 है, y बराबर इसको हम क्या लेंगे, y बराबर 0.5 अपान 2 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लेटों के बीच के स्थान में ठीक बीच में प्रवेश करता है, इसलिए जो हमको विक्षेप लेना है, y का मान लेना है वो 0.5 अपान 2 लेना है। बाकी जो मान दिए हुए हैं वो एज इट इज लेने हैं, और हमको यहाँ पर मान रखना है उसी फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, y बराबर क्यू ई अपान 2m वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, या एल स्क्वायर उसमें निकला था, उसमें कोई इशू नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m वी एक्स स्क्वायर अपान क्यू इंटू ई इंटू वाई। और y की जगह आपको विशेष रूप से याद रखना है, आपको ये मान वहाँ पर रखना है, 0.5 केवल नहीं रखना, 0.5 अपान 2 रखना है, या इसको मीटर में भी आप चेंज कर सकते हैं, तब इसको रख सकते हैं। तो मान यहाँ पर रखने पर सभी मान हम रखे दे रहे, बाकी कैलकुलेशन आपको स्वयं करना होगा। 2 इंटू एम मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ -31 इंटू एक्स
वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर अपान ये होगा क्यू ई 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 9.1 इंटू 10⁻2 और इंटू वाई का जब मान रखेंगे तो इसको सेंटीमीटर को बदलने हैं किस में, मीटर में, 5/2। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन सभी का क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका x का मान, x का मान आपको निकालना है, वही होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा ये हमको निकाल के यहाँ पर आपको रख देना है, ताकि जो इसका जो कैलकुलेटिव पोर्शन है वो आपको स्वयं करना होगा, ताकि आपका आंसर अच्छी तरीके से निकल सके। सभी मान हमने बता दिए और फॉर्मूले भी बता दिए कैसे क्या करना है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये यूनिट 1 है ये पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी, दोनों पोर्शंस हमारे पूरी तरह से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। और ये जो पूरी यूनिट है ये हमने कवर की है 10 लेक्चर्स में, यानी 10 क्लासेज इसकी यूनिट 1 की पूरी बनी हुई। तो आप इनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियोज़ को एक तरफ से देखिए सीरियल वाइज, वहाँ पर यूनिट 1 और 1, 2, 3 करके वहाँ पर क्लासें आपको मिल जाएंगी, सीरियल क्रम वाइज सभी प्रकार की क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो ये आप देखिएगा। हम जो अब अगली यूनिट शुरू करेंगे यूनिट 2, उसको भी तब तक आप सभी डेरिवेशन हैं जो सभी न्यूमेरिकल्स हैं इनका अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, सभी को अपने आप से सॉल्व कीजिए, जिससे आप प्रैक्टिस में बना रहे, जो ये न्यूमेरिकल्स हैं ये बने रहें, और आपको जो फार्मूले हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। बाकी जो इस यूनिट 1 के जो नोट्स हैं वो PDF के रूप में आपको जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जल्दी डाल दिए जाएंगे, जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो ही गई है तो आपको जल्दी ही वो जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए और मिलते हैं नई क्लास में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।